हेलो फ्रेंड्स, आपका अजय इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके सामने एकदम नया वीडियो लाए हैं। ये है थॉमस हार्डी की लिखी हुई उपन्यास फार फ्रॉम द मैडन क्राउड, जो 1874 में लिखी गई थी। फार फ्रॉम द मैडन क्राउड जो है वो एक रीजनल नॉवेल है, क्षेत्रीय उपन्यास। इसका प्रकाशन 1874 में हुआ। इसको 1874 में लिखा गया। ये नॉवेल 18th सेंचुरी में लिखी गई एक एलजी, जो फेमस एलजी थी थॉमस ग्रे की, एन एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड से ली गई है। फार फ्रॉम द मैडन क्राउड का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं इग्नोबल स्ट्राइफ, तुच्छ संघर्ष, यानी एक ऐसा संघर्ष जिसके पीछे कोई लेजेंडरी मिशन या टारगेट या एम नहीं था। फार फ्रॉम द मैडन क्राउड एक क्षेत्रीय उपन्यास कहते हैं, इसको एक रीजनल नॉवेल कहते हैं। रीजनल नॉवेल एक ऐसा नॉवेल होता है जो किसी एक निश्चित सीमा, एक निश्चित बाउंड्री, एक निश्चित क्लाइमेट में लिखी जाती है। थॉमस हार्डी की जितनी भी नॉवेल्स हैं मोस्टली सब रीजनल नॉवेल हैं, और इनका एक पार्टिकुलर प्लेस है वेसेक्स, जहां पर इनकी सारी की सारी जो नॉवेल्स लिखी गई हैं। बेदरबरी है, कैंटरबरी टेल्स है, कैस्टरब्रीज है, बाथ है, नारकम्बो हिल है। ये कुछ पार्टिकुलर प्लेस हैं जो इनके समस्त, यानी इन द होल नॉवेल्स ऑफ थॉमस हार्डी यू विल फाइंड द प्लेस ऑफ वेसेक्स, आप पाओगे। हम बात करते हैं फार फ्रॉम द मैडन क्राउड। हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। फार फ्रॉम द मैडन क्राउड के जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उसमें गैब्रियल ओक है, जो एक किसान है। बासेवा एवर्डनी, जो इस कहानी की नायिका है, वो भी एक किसान है। बोलवुड, जिनको विलियम बोलवुड के नाम से जानते हैं, ये एक समृद्धशाली किसान है। सर्जेंट ट्रॉय सेना में एक सिपाही है, और फैनी रॉबिन, जो सर्जेंट ट्रॉय की फियांस है, उसकी मंगेतर है या उसकी प्रेमिका है। इसके अतिरिक्त कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं, जिसमें लिड्डी, जो बासेवा की नौकरानी है, लेवेंटॉल है, पुअर ग्रास हैं, और फेनीवेज हैं, जॉन कॉगन हैं। ये कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं। कहानी की शुरुआत जो होती है वो सबसे पहले गैब्रियल ओक से होती है। गैब्रियल ओक 28 साल का एक युवा व्यक्ति है। बहुत हैंडसम पर्सनालिटी तो नहीं है, लेकिन गुड लुकिंग है। कपड़े पहनने, वो गांव में बिल्कुल गंवारू टाइप का रहता है। उसकी एक नजरें हमेशा स्त्रियों पर रहती। ही इज फॉन्ड ऑफ वोमेन्स। वो बैचलर है, कुंवारा है, शादी करना चाहता है। वो सोचता है कि स्त्रियां उसकी तरफ देखें, वो लोग आकर्षित हों उसकी तरफ। लेकिन उसका जो अपीयरेंस है, उसका जो हुलिया है, उससे आसपास की जो औरतें होती हैं उस पर किसी तरह से आकर्षित नहीं होती हैं, जबकि वो हमेशा उन पर नजरें गड़ाए होता है। एक दिन वो जा रहा होता है तो देखता है कि एक लेडी एक तांगे पर सवार है और उस पर घरेलू सामान रखे हुए हैं। वो उस पर बैठी हुई है और वो दर्पण निकालती है, और उस दर्पण में अपने चेहरे को देखकर अपने श्रृंगार को थोड़ा ठीक ठाक करती है। उसको ये नहीं पता होता है कि गैब्रियल ओक उसे देख रहा है, लेकिन वो इससे अनजान होती है। थोड़ी दूर आगे बढ़ती है तो जहां पर एक टोल टैक्स, जिसको हम कहते हैं चुंगी नाका, जहां पर चुंगी यानी कह सकते हैं कि टैक्स लिया जाता है, जिसे आजकल हम टोल टैक्स कहते हैं, वहां पर उसके साथ कुछ पैसे कम थे, और जो वहां गेट कीपर था वो उसे जाने नहीं दे रहा था। गैब्रियल वहां पहुंचता है और उसकी मदद करता है, बिना कुछ कहे उसे पैसे दे देता है। वो बिना धन्यवाद किए वो लड़की आगे बढ़ जाती है। वो जो गेट कीपर होता है कहता है लड़की बहुत सुंदर है। गैब्रियल कहता है ऐसी सुंदरता का क्या मतलब, जो उसने एक धन्यवाद भी नहीं दिया। मैंने उसकी मदद की, लेकिन वास्तव में
वो जो लेडी थी वो इस कहानी की नायिका बाथशेबा एवर्डेनी थी, जो बहुत सुंदर थी। वो कहते हैं कि ओक को पहली नज़र में बाथशेबा से प्यार हो गया। वो लगातार अब उस पर नज़र रखने लगा। उसे पता चला कि पड़ोस में एक अपनी मौसी के घर बाथशेबा रहने आई है। वो बार बार जाता था, जब भी वो गाय दूहने आती थी वो उसे देखने जाता था और उसके हर एक करतब पर उसकी निगाहें रहती थी। एक दिन दोनों स्त्रियां, बाथशेबा और उसकी मौसी जो मिसिस हस्ट होती हैं, बात कर रही होती हैं कि उनकी बाथशेबा की कहीं टोपी गिर गई है। गैब्रियल को अवसर मिलता है, वो टोपी ढूंढकर इसी बहाने मिलने पहुंचता है और वापस कर देता है, परिचय बढ़ाता है। एक दिन ओक अपने कमरे में, जो कि एक किसान है, समृद्धशाली किसान है, उसके पास 200 भेड़ें हैं, छोटी सी लैंड है। एक दिन वो अपने कमरे में आग जल रहा होता है और वहाँ लेटा होता है दरवाज़ा बंद करके। घुटन से वो मर गया होता। उसका एक कुत्ता रहता है, जॉर्ज नाम रहता है। वो भौंकता है, बाथशेबा उसकी आवाज़ सुनती है, वो पहुँचती है तो देखता है कि वो बेहोश पड़ा हुआ है। दरवाज़ा खोलती है, वो मर गया होता। बाथशेबा उसे बाहर लाती है, अपनी गोद में रखती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। जब ओक को होश आता है तो उसे अपने आप को बाथशेबा की गोद में पाता है। उसे लगता है कि बाथशेबा भी उससे प्यार करती है लेकिन वो उससे कहता नहीं। अगले दिन वो तय करता है कि हम जाकर बाथशेबा की मौसी से बाथशेबा का हाथ मांगेंगे। वो एक छोटी सी भेड़ का बच्चा लेता है, उपहार स्वरूप देने के लिए वहाँ जाता है जहाँ पर बाथशेबा नहीं होती उसके घर पर, और उसकी मौसी से बातें करता है। तो उसकी मौसी बताती है उसके बहुत सारे प्रेमी हैं, उसके बहुत सारे स्वीटर्स हैं, और तो वो निराश होता है, चला आता है। लेकिन उसमें बाथशेबा दौड़ के आती है और सुन लेती है आखिरी बात अपनी मौसी की, और जाकर ओक से बताती है, नहीं मेरी कोई लवर नहीं है, मेरा कोई प्रेमी नहीं है। तो वो उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है मैं तुझसे प्यार नहीं करती हूँ। एक बार फिर वो उससे शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन बाथशेबा मना कर देती है कि मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। उसी दौरान बाथशेबा अपने घर चली जाती है जहाँ उसके चाचा का देहांत हो जाता है। चाचा उसके बहुत, कह सकते हैं कि धनी किसान थे और उसकी कोई संतान नहीं थी, तो सारी की सारी संपत्ति हस्तांतरित हो जाती है बाथशेबा को और बाथशेबा एक धनी किसान बन जाती है। यहाँ भाग्य और अवसर अपना खेल खेलता है। इधर जैसे ही बाथशेबा यहाँ से जाती है, गैब्रियल उदास सा रहने लगता है। वो भी तय कर लेता है आज के बाद मैं किसी लड़की से शादी के लिए प्रस्ताव ही नहीं रखूंगा, और बाथशेबा से भी ये बात वो कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी से और तुमसे भी दोबारा कभी प्रस्ताव नहीं रखूंगा। इधर एक घटना घटती है। गैब्रियल की 200 भेड़ों में से 150 भेड़ें उसके एक छोटे कुत्ते की लापरवाही की वजह से एक बाड़े में, एक खाई में गिर कर मर जाती हैं, और वो पूरी तरह से गरीब हो जाता है। यानी ये डिजास्टर कम इन हिज लाइफ ऑफ ओक एंड ही बिकम ruined टोटली, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अब वो काम की तलाश में अपना सब कुछ, क्योंकि वो बर्बाद हो चुका है, भाग यहाँ भी खेल खेलता है। बाथशेबा धनी हो जाती है और ओक जो है वो गरीब हो जाता है। वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है तो देखता है कि अब हमें कुछ अपने जीविका के लिए काम करना है। तो वो कैस्टरवाइज जाता है जहाँ पर कि अपने आप को एक शेफर्ड के रूप में, एक वैलिफ के रूप में लोगों को मतलब बेच दे अपने आप को, ताकि लोगों के यहाँ काम करके अपनी जीविका चलाए। लेकिन चूंकि वो एक समृद्धशाली किसान होता है, लोग पहचान लेते हैं, इसलिए उसे एक किसान के रूप में रखना पसंद नहीं करते हैं। गैब्रियल वहाँ से सोचता है अगर हमारा ऐसे ही रहा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। वो बेदरबरी के रास्ते आगे बढ़ना चाहता है। वो जानता है, वो नार्कोमहिल में रहता था, बेदरबरी में बाथशेबा रहती थी, तो जानता है कि अगर हम वहाँ से जाएंगे तो बेदरबरी में बाथशेबा से हो सकता है मुलाकात हो जाए। लेकिन वो जब वहाँ से चलता है तो रात हो जाती है। एक इक्के में सवार होता है। इक्के के लोग बातें करते हैं कि एक धनी स्त्री के बारे में, वास्तव में बाथशेबा की बातें कर रहे थे। उनको नहीं पता होता है कि बाथशेबा है, कोई सुन रहा है। वो वहाँ उतर जाता है। वो जब पैदल जा रहा होता है, रात का वक्त होता है, तो देखता है कि आसमान में बहुत तेज आग की लपटें दिखाई देती, प्रकाश दिखाई देता है। वो वहाँ जाता है, देखता है कि एक गेहूँ और जौ के जो ढेर लगे हुए हैं, जो बालियों का ढेर लगा हुआ है, उसमें आग लग गई है। वो जाता है और पूरी कोशिश करता है उन्हें बचाने की, और बहुत मेहनत करता है।
और लोग भी किसान और वहाँ के जो नौकर्स होते हैं, चाकर होते हैं उस फार्म के, वो भी दौड़ के आते हैं। लेकिन ओक जो है बड़ी मेहनत से काम करता है। वास्तव में वो जो बाली का या गेहूं के जो बालियों का ढेर था वो बासेवा का था। भाग्या खेल एक बार और खेलता है और वो उसको बुझाने में बहुत मेहनत करता है। बासेवा उसे देखती है और पहचान भी जाती है। ओक भी उसे पहचान जाता है। ओक की बहादुरी और उसकी मेहनत को देखकर बासेवा खुश हो जाती है, लेकिन उसके मन में थोड़ी सी गर्व की भावना होती है कि आज ओक की स्थिति कितनी डावाडोल है और आज हम उससे कहीं समृद्ध हैं। वो लेकिन नौकरों के सामने, उनके सामने ये बात नहीं ओपन करती कि दोनों एक दूसरे से पहले से ही परिचित हैं, उसके फैमिलियर हैं। ओक बासेवा के पास जाता है और कहता है, मैडम क्या आपको किसी शेफर्ड की आवश्यकता है, किसी वैलिफ की आवश्यकता है? मुझे नौकरी की तलाश है, मुझे काम की तलाश है। आप कोई भी काम देंगे तो हम कर लेंगे, बड़ी ईमानदारी से करेंगे। बासेवा को दुख होता है ये जानकर कि ओक पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, फिर भी वो उसके प्रति सहानुभूति रखती है और अपने नौकरों से कहती है कि इस पर काम को रख लो। उसे एक शेफर्ड के रूप में नौकरी मिल जाती है। वो रहने के माल्ट हाउस पहुंचता है। माल्ट हाउस का जो मालिक होता है वो ओक के पिता से पूर्व में परिचित होता है और वहां पर बासेवा के यहाँ काम करने वाले सभी नौकर वहीं पर किराए पर रहते हैं। वहीं पर बासेवा के बारे में पता चलता है कि बासेवा के पिता क्या थे और कैसे उसके चाचा की संपत्ति उसे प्राप्त हुई। ये घटना होती है। उसी दौरान एक घटना और घटती है। जब ओक रास्ते में जा रहा होता है तो एक लड़की दुबली पतली सी बड़ी ही दयनीय स्थिति में उससे मिलती है और उसे एक सराय का पता पूछती है। वास्तव में वो लड़की फैनी रॉबिन है जो ट्रॉय की प्रेमिका है और वो ट्रॉय का पता पूछती है। तो ओक उससे कहता है, मैं यहाँ तो नया हूँ, मुझे यहाँ के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। उसकी दयनीय दशा देखकर वो उसे कुछ पैसे दे देता है और आगे बढ़ जाता है। उसी दौरान जब वो माल्ट हाउस में होता है ओक, तो अचानक ये खबर आती है कि फैनी रॉबिन जो बासेवा की एक नौकरानी थी उसके चाचा के समय पर, उसके फार्म में काम करती थी, गायब हो गई है। और अचानक बासेवा के द्वारा मीटिंग बुलाई जाती है। सब वहाँ पहुँचते हैं और बासेवा उन्हें इस बारे में बताती है। कहती है, ये मत सोचना कि मैं एक स्त्री हूँ और तुम लोग लापरवाही से काम करोगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। एक बड़े से हाल में सारे नौकर बैठते हैं जो फार्म में काम करने वाले लोग होते हैं। बासेवा फ्रंट चेयर पर बैठती है। ओक वहाँ जाता है, उसको देखता है। ओक को काम भी मिल जाता है और उसके बाद कुछ दिशा निर्देश दिया जाता है। फिर आगे अपने काम पर यह होता है कि फैनी रॉबिन की तलाश की जाए, वो कहाँ है। ओक बड़ी ईमानदारी से काम करता है और उसके काम को देखकर बासेवा बहुत खुश रहती है। लेकिन दोनों ये कभी शो नहीं होने देते हैं कि वो औरों के सामने कि वो एक दूसरे से परिचित हैं। एक दिन बासेवा अपनी नौकरानी लिड्डी के साथ घर पे काम कर रही होती है। उसी समय कोई दरवाज़ा खटखटाता है। एक नौकर आकर बताता है कि किसान बोलवुड आए हैं और वो फैनी रॉबिन के बारे में बासेवा से जानना चाहते हैं। वास्तव में फैनी रॉबिन एक अनाथ लड़की थी। उसका पालन पोषण विलियम बोलवुड ने किया था, तो वो उसके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन उस समय चूंकि लिड्डी और बासेवा घरेलू काम करने में, घर के काम करने में अस्त व्यस्त कपड़े में होती हैं, वो उस समय बोलवुड से मिलना ठीक नहीं होता है तो मना कर देते हैं। बोलवुड चला जाता है। बासेवा लिड्डी से बोलवुड के बारे में पूछती है तो लिड्डी बताती है कि बासेवा को कि बोलवुड जो है एक समृद्धशाली किसान है और यहाँ की स्त्रियां उनसे शादी करना चाहती, लेकिन बोलवुड को किसी स्त्री में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर एक बार बासेवा के मन में
बॉलीवुड को देखने की इच्छा होती है और वो पश्चाताप करती है कि एक अवसर मिला था, हम नहीं उससे मिल पाए, और ये मौका देखती है। अगले दिन शनिवार होता है। लिड्डी के साथ बासेवा कैस्टर ब्रिज में, जो सैटरडे कॉर्न मार्केट होता है, वहां पर अपने अनाज को बेचने के लिए, आप मंडी कह सकते हो, वहां पर पहुंचती है। ये पहला अवसर होता है कि कैस्टर ब्रिज के कॉर्न मार्केट में कोई स्त्री पहली बार अपने अनाज को बेचने आई थी। तो बासेवा बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ऑल द फार्मर्स। इस सारे किसानों के लिए बासेवा कह सकते हैं कि आकर्षण का केंद्र होती है, सब उसी पर में है। कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जो बासेवा को वहां देखना पसंद नहीं करते, वो सोचते हैं कि इन पुरुषों के बीच में स्त्री का क्या काम। लेकिन कुछ युवा ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि उनकी ये बोरिंग समय जो होता है, हम मंडी में बैठे होते हैं, इस समय बासेवा की उपस्थिति उनको बड़ा सुकून देती है। बासेवा बहुत ही निर्भीकता से, बहुत ही चालाकी, या वो कह सकते हैं कि बड़ी कुशलता से अपने व्यवसाय को अंजाम देती है। और जब वो वहां से चल रही होती है तो बॉलीवुड का जो गाड़ी होती है, इक्का होता है, उधर से गुजरता है तेजी से। बासेवा लिड्डी से पूछती है कौन सा व्यक्ति है, तो बताता है यही बॉलीवुड है। तो बासेवा के मन में एक बार ये बात आती है कि इस पूरे मार्केट में, जो कॉर्न मार्केट था, सबकी निगाहें तो बासेवा के ऊपर थी, लेकिन यही एक व्यक्ति था जिसने एक बार भी नजरें उठाकर बासेवा को नहीं देखा था। ये बात उसे हर्ट कर गई, उसे बहुत कष्ट हुआ कि बताइए, मैं इतनी सुंदर और मुझे ये देख ही नहीं रहा है। अगले दिन बासेवा, 14 फरवरी होने वाला होता है अगले दिन, तो वो एक कार्ड लिखती है, और एक छोटे लड़का होता है स्मॉलबरी, वो सोचती है कि इसको हम एक वैलेंटाइन कार्ड देंगे। लेकिन लिड्डी उसे सलाह देती है कि ये कार्ड जो है तुम बॉलीवुड को दे दो, शरारत में, एक मजाक में। बासेवा को नहीं पता कि वो कितना क्रूर मजाक करने जा रही है। उसके जीवन में भाग्य और अवसर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है, उसको नहीं पता है। लेकिन आवेश में आकर, लिड्डी के कहने पर, एक मजाक में, वो बॉलीवुड को वैलेंटाइन कार्ड लिखती है। वैलेंटाइन कार्ड पर सिर्फ 2 शब्द लिखती है, मैरी मी, मुझसे शादी करोगे। ये कार्ड जब बॉलीवुड को पहुंचता है तो बॉलीवुड में जो प्यार की अग्नि थी, जो सोई हुई थी, जो सुसुप्त अवस्था में थी, वो जागृत हो जाती है। वो भी पुरुष था, पहली बार किसी स्त्री ने डायरेक्ट उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा था, भले उसकी स्त्रियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब वो इस पत्र को, इस छोटे से कार्ड को देखता है, तो उसके मन में प्यार की उमंगें जो होती हैं वो लहरें लगती थी, लहरें लेना शुरू हो गई। उसकी प्यार जो सुलग रहा था वो धीरे धीरे अंगार बनने लगा। वो छोटे से 2 शब्दों ने उसके मन में प्यार की अग्नि प्रज्वलित कर दी। प्यार उसके दिल में जलने लगा धो धो करके। वो समझ नहीं पाया कि आखिर ये शरारत है, मजाक है, या कोई गंभीरता सी आखिर किसने लिखा है, वो नहीं जानता था। तो वो इसके लिए जाता है ओक के पास। ओक को वो दिखाना चाहता है कि ये आखिर किसका लिखा हुआ है। उसी दौरान एक चिट्ठी भी आती है ओक के पास, जो वास्तव में बॉलीवुड की होती है और गलती से ओक के पास चली जाती है। तो दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करने जा रहे होते हैं। तो बॉलीवुड ओक को वो वैलेंटाइन कार्ड दिखाता है। ओक तुरंत समझ जाता है और पहचान जाता है कि ये राइटिंग बासेवा की है, और वो उसे बता देता है। अब बासेवा से मिलने के लिए बॉलीवुड पागल सा हो जाता है, मतलब ही बिकम मैड इन द लव ऑफ बासेवा। बासेवा के प्यार में बॉलीवुड पागल हो जाता है। वो बार बार उसके पास आता है, लेकिन बासेवा उसके प्यार को रिजेक्ट कर देती है। बार बार वो विनती करता है कि अगर तुमसे मुझे प्यार नहीं तो मेरे जज्बात को जगाया क्यों। वो बार बार विनती करता है। बासेवा भी एक बार मन में सोचती है कि इतना समृद्धशाली है जिसको लोग पसंद करते हैं, क्यों ना इसके प्रति सीरियस हो जाए। तो एक बार वो बॉलीवुड से ये बात कहती है कि ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। वो कहती है मैं तुझसे प्यार नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वो उससे एक मौका लेने की बात करती है कि ठीक है, हम इस बारे में विचार करेंगे। वो आश्वासन दे देती है बॉलीवुड को।
बॉलीवुड इस आशा में खुश रहता है, बहुत खुश दोनों। ये बात ओक को पता होता है। ओक कहीं ना कहीं मन में एक दुख भी होता है, लेकिन वो इस बात को सामने नहीं लाता। एक रात जब बासेवा अपनी यूजुअल राउंड पर थी, अपने खेतों को देखभाल करने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए जाया करती थी, तो रास्ते में उसकी मुलाकात ट्रॉय से हो गई रात के अंधेरे में। और उसके जो दुपट्टा था वो ट्रॉय के घोड़े के जो क्या कहते हैं लगाम थी, वहां पर जाकर फंस जाता है, गांठ लग जाता है। ट्रॉय उसे खोलता है और बादशाह को देखते हुए कहता है कि काश ये गांठ कभी ना खुले और मैं ऐसे ही से खोलता रहूं। वो बादशाह को देखकर टिप्पणी करता है कि मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे सुंदर स्त्री कभी नहीं देखा। बादशाह एक शर्म से लाल लाल हो जाती है, वो जल्दी से वहां से भागना चाहती है और भाग कर आती है और खुद के बारे में सोचती है। इस बारे में वो लिड्डी को भी नहीं बताती है। वैसे तो हर बात वो लिड्डी से शेयर करती है, लेकिन ये बात वो लिड्डी से भी नहीं बताती। उधर ये धीरे धीरे ट्रॉय के प्रति बादशाह के मन में प्यार जागृत हो जाता है। ट्रॉय अक्सर उससे मिलता रहता है, उसके खेतों पर आता है। ये बात ओक को पता होता है, इसलिए ओक एक दिन डांटता है और कहता है बादशाह से कि अगर बॉलीवुड से शादी नहीं करना था तो उसके अंदर प्यार की उमंगें क्यों जलाई। बादशाह कहती है मैंने तो कभी भी प्यार नहीं करती थी, मैं तो उससे प्यार नहीं करती थी, मैंने तो उसके प्यार को रिजेक्ट कर दिया था। दोनों में झगड़ा होता है, वो उससे काम छोड़कर जाने के लिए कहती है, वो तुरंत छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसी दौरान उसकी भेड़ें मरने लगती हैं और ये पता चलता है कि भेड़ों का ऑपरेशन सिर्फ ओक कर सकता है। तो आखिर में ओक को फिर से बुलाया जाता है, जाकर गिड़गिड़ाती है बादशाह ओक के पास कि मेरे भेड़ों को बचा लो। ओक फिर से आता है। एक दिन बॉलीवुड बादशाह के पास पहुंचता है तो बादशाह उससे सीधे सीधे स्पष्ट रूप से मना कर देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं, बल्कि मैं प्यार ट्रॉय से करती हूं। वो कहता है मैं ट्रॉय को देख लूंगा, उसे मार दूंगा। इधर ट्रॉय जो फेनी रॉबिन से प्यार करता है, वो एक दिन फेनी रॉबिन से उसकी मुलाकात होती है जो बहुत दयनीय स्थिति में होती है। वो उसको लेकर उससे कहता है कि हम आपको इस चर्च का नाम देता है कि हम वहां पर मिलेंगे। वहां जाकर इंतजार भी कर रहा होता है, लेकिन गलती से फेनी रॉबिन दूसरे चर्च चली जाती है और वहाँ शादी का समय समाप्त हो जाता है। जो वापस आती है तो वो उसे शादी नहीं करता है। इधर जब बॉलीवुड गुस्सा हो जाता है ट्रॉय के प्रति कि मैं उसे देख लूंगा, ये बात बादशाह को बर्दाश्त नहीं होती और बादशाह ट्रॉय के साथ जाकर बाथ में शादी कर लेती है गुपचुप तरीके से। ये बात ना तो ट्रॉय को पता होता है ना लिड्डी को पता होता है, बात में रहती है। फिर वहां से पता चलता है कि ट्रॉय और बादशाह ने शादी कर ली है। जब वो दोनों वापस आते हैं तो बॉलीवुड एक प्रकार से पागल हो चुका है, खेती बाड़ी में उसका मन नहीं लगता है। वो अपने खेत भी जो है ओक के हवाले कर देता है। ओक भी बहुत परेशान है ट्रॉय अपने मालकिन मतलब बादशाह के प्रति, पूरी खेती के प्रति बहुत लापरवाह है। बहुत बार एक बार बारिश होने वाली होती है, वो नौकरों को शराब पिला देता है। ट्रॉय ओक जाता है अकेले उसके खेत की देखभाल करने के लिए, उसे सुरक्षित करने के लिए। बादशाह वहां पहुंचती है और उसे बताती है कि किस तरह मैंने ट्रॉय से शादी कर ली, लेकिन मैंने शायद गलत किया। इधर एक दिन पता चलता है ट्रॉय और बादशाह साथ जा रहते हैं तो फेनी रॉबिन से मुलाकात होती है। फेनी रॉबिन उसे देखकर बेहोश हो जाती है और वहां से जब वापस लौटते हैं तो उसके घड़ी में एक सुनहले बाल होते हैं जो उसी फेनी रॉबिन को उससे पूछती तो कहता है कि मैं उस लड़की के जो बहुत ज़्यादा जिससे मैं प्यार करता था और उससे बहुत ज़्यादा प्यार, इससे जलन होती है। उसी दौरान एक खबर आती है कि फेनी रॉबिन जो सराय में जाकर मर गई है एक नवजात बच्चे को जन्म देकर। ओक उसकी लाश को जो है लेकर आता है कैस्टर ब्रिज से, लेकिन पुअर ग्रास को भेजा जाता है लाश लाने के लिए कि वो पिए रहता है, शराब पी लेता है, इसलिए वो समय पर नहीं पहुंचा पाता और सर्टिफिकेट भी नहीं ला पाता। इसलिए उस दिन अंतिम संस्कार नहीं होता है। बादशाह के कमरे में फेनी रॉबिन की लाश रख दी जाती है और वहां उस पर लिखा होता है कि बच्चे का नाम, लेकिन ये बात वो चाक से लिखा होता है, वो मिटा देता है कि बादशाह को पता न चले। बादशाह रात में जाकर ये पता लगाने के लिए वो सुनती है कि उसके साथ एक बच्चा भी था। जाकर वो देखती है, कॉफिन को खोलती है, उसमें देखती बच्चे और फेनी रॉबिन को। उसी समय ट्रॉय भी आ जाता है और ट्रॉय
जो है फैनी रॉबिन की लाश को देखकर बहुत शौक होता है, उसको बहुत दुख होता है, और उसी के सामने बादशेवा के ठीक सामने फैनी रॉबिन की लाश को चूमने लगता है। बादशेवा उससे मना करती है, दोनों के बीच में झगड़ा होता है और वो ट्रॉय वहाँ से गुस्से में होकर चला जाता है। और इधर फैनी रॉबिन की लाश को सुबह दफनाया जाता है। बादशेवा भी फूल लगाती है। ट्रॉय उसके बाद बादशेवा को छोड़कर अमेरिका जा रहा होता है। रास्ते वो नहाने के लिए पहुंचता है, जहां समुद्र में कपड़े वो डूबने वाला होता है, एक नाव उसे बचा लेती है, लेकिन ये खबर चारों तरफ फैल जाती है कि ट्रॉय डूबकर मर गया। अब बॉलीवुड के मन में एक बार फिर से उमंग जागृत होती है कि ट्रॉय मर गया है, तो क्या हो सकता है कि बादशेवा मुझसे शादी कर ले। वो उसके पास पहुंचता है तो बादशेवा तो पहले तैयार नहीं होती, लेकिन उससे कहती है कि ठीक है, मैं 7 साल बाद, जैसा कि इंग्लैंड के नियम के अनुसार 7 साल बाद, जब तक पति के गुमशुदगी का सही रूप से पता न चल जाए, गायब होने का, तो 7 साल बाद वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर से एक बार उधर ट्रॉय जो है वो बच जाता है, अमेरिका में जाकर एक नाटक कंपनी में काम करता है, और इधर बॉलीवुड पूरी तरह से तैयार होता है उससे शादी करने के लिए, बहुत आशान्वित रहता है कि बादशेवा उससे शादी कर लेगी। एक दिन वहां पर कैस्टर ब्रिज में एक आयोजन हो रहा था, मेला लगा हुआ था। उस मेले में ट्रॉय एक रोल प्ले करता है, और ट्रॉय बॉलीवुड और बादशेवा को देख लेता है, और आगे की पंक्ति में बैठे हुए हैं पेनीवेज, जो उसका वैलिफ होता है, जो बादशेवा ने उसे निकाल दिया था जौ चुराने के कारण। वो एक चिट्ठी उठाता है, बादशेवा के पास फेंकता है, तो सोचता है वो ट्रॉय की शायद मेरे बारे में उसे बता रहा है, वो दौड़कर उसे उठाता है। लेकिन इधर 25 दिसंबर की बादशेवा तैयार हो जाती है कि हम आज पूरी तरह से, मतलब आपके बॉलीवुड से कहती है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो एक रिंग सेरेमनी आयोजित की जाती है, और वहाँ पर वो पहुँचता है, बॉलीवुड तैयार होकर पहुँचती है, सॉरी बादशेवा तैयार होकर वहाँ पहुँचता है, बॉलीवुड के घर पहुँचती है। बॉलीवुड बहुत खुश होता है, वो उसे रिंग पहना देता है, दोनों खुश होते हैं कि 7 साल बाद शादी कर लेते हैं। लेकिन उसी समय ट्रॉय आ जाता है, और ट्रॉय बादशेवा को खींचकर अपने घर ले जाना चाहता है। ये बात देखकर बॉलीवुड गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो बादशेवा चीखती है, उसके समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। बॉलीवुड अपनी बंदूक उठाता है, ट्रॉय को शूट कर देता है। ट्रॉय ऑन स्पॉट मर जाता है। बॉलीवुड अपने आप को भी मारना चाहता है, लेकिन लोग उसे बचा लेते हैं। वो आत्मसमर्पण कर देता है, जहां पर उसे फांसी की सजा होती है, लेकिन लोगों के अनुरोध पर उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है, आजीवन कारावास। इधर बादशेवा और पूरी की पूरी संपत्ति जो है वो ओक के हवाले हो जाती है। ओक उसकी देखभाल करता है। ओक जो है वो अब बादशेवा को भी छोड़कर जाना चाहता है। बादशेवा बहुत उदास सी रहने लगती है, खेती में कम इंटरेस्ट रखती है। सारा का सारा काम जो है वो ट्रॉय के मर जाने के बाद अब ओक ही पूरी तरह से देखता है। एक दिन ओक बादशेवा के पास पहुंचता है और बादशेवा से कहता है कि मैं तुम्हारा खेत छोड़कर जा रहा हूं मैं यहाँ से, क्योंकि लोग बातें बनाने लगे हैं कि बादशेवा शीघ्र ही ओक से शादी कर लेगी। तो बादशेवा भी चाहती है कि ओक उससे शादी कर ले। तो वो उससे कहती भी है कि तुमने एक बार भी, जब से तुम बेदरवरी में आए हो, एक बार भी तुमने दोबारा कहा होता, मेरे जज्बात को समझा होता, मुझे जाना होता, तो शायद मैं शादी तुमसे ही करती। तो वो उससे कहता है शादी करने के लिए, दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बात ये तय होती है कि ये शादी जो है वो बहुत साधारण तरीके से होगी। कोई इसके लिए बहुत बड़े फंक्शन, बहुत बड़े उत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा। एक साधारण से कह सकते हैं फंक्शन में, उत्सव में बादशेवा और ओक की शादी हो जाती है, जिसमें लिड्डी, पुअरग्रास और जॉन कॉगन सम्मिलित होते हैं। और फिर शादी के बाद एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया जाता है, और फिर दोनों आराम से रहने लगते हैं। इस तरह फार फ्रॉम द मैडन क्राउड का एक हैप्पी एंडिंग होता है, जहां पर ओक और बादशेवा एक साथ मिलते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कई बार ऐसी घटनाएं घटी जब भाग्य और अवसर ने इस कहानी में, इस उपन्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब गलत चर्च पर पहुंच गई फैनी रॉबिन, अन्यथा ट्रॉय से फैनी रॉबिन की शादी हो जाती। वो दौर जब ओक के प्रस्ताव को बादशेवा ने इनकार कर दिया,
वो दौर जब ओक की जिंदगी में बर्बादी आई, वो दौर जब वासेवा ने बॉलीवुड को प्रेम पत्र लिखा यानी वैलेंटाइन कार्ड दिया, वो दौर जब वो पूरी तरह से ट्रॉय और बादशाह की मुलाकात हुई। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं रही हैं जहां पर फार फ्रॉम द मैडन क्राउड में फेट एंड चांस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए इस नॉवेल का जो मुख्य थीम है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ नॉवेल ऑफ द फार फ्रॉम द मैडन क्राउड, वो है फेट एंड चांस, भाग्य और अवसर, जो सबकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बादशाह की जिंदगी में, फैनी रॉबिन की जिंदगी में, ट्रॉय की जिंदगी में, बॉलीवुड की जिंदगी में, और कह सकते हो ये इतने भी करैक्टर है सबकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई थिंक फार फ्रॉम द मैडन क्राउड की जो संक्षिप्त स्टोरी मैंने कुछ ही मिनटों में आपको बताई है, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।